अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो आज हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप बोलते हैं डीएनए। हमने इस डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा था। ये जो डीएनए है ये आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है। जो पेरेंट्स हैं वो अपने करेक्टर्स को बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। पेरेंट्स की हाइट है, उनका जो है वो हेयर कलर है, उनकी आई कलर है, तो इस ट्रांसफ़र को आप बोलते हैं हेरिडिटी यानी कि विरासत। और इस ट्रांसफ़र में जो मटेरियल जो मॉलिक्यूल यूज़ होता है वो आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है और वो डीएनए होता है। क्लियर हो गया। ये आपके सेल के अंदर डिफरेंट कामों को और सेल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के अंदर यूज होते हैं उनकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं वो हम जरा उनको देख लेते हैं। यहाँ पे जरा इस चीज़ को पहले एक बार देख लें। ये जो चीज़ है यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप है और ये आपका राइबोस शुगर है। अब ये तमाम न्यूक्लियोटाइड्स में सेम होंगे, एज इट इज़ इसी तरह से होंगे। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ कार्बन नंबर 1 पे चीज़ लगती होती थी जिसको हमने बोला था नाइट्रोजनस बेस, वो वेरी करेगा। अब अगर वो नाइट्रोजनस बेस होगा एडिनिन, इस तरह का ये एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है, अगर ये एडिनिन लग जाएगा इसके साथ तो आप इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है। अब इसका जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आप एडिनिन की बजाय गुआनिन लगा देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से कि डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट। अगर ये आप लगा देंगे इसको बोलते हैं आप साइटोसिन, तो अगर ये लगेगा तो आप बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट। आपकी बुक में ये वाली डायग्राम दी हुई है। तो डीएनए के अंदर जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं वो एडिनिन है, यूरासिल मौजूद नहीं होता, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायामीन है। यहाँ पे देखें जब ये नाइट्रोजनस बेस मतलब ये एडिनिन ये वाला ये मिलेगा डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, तो ये बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह ये बनेगा गुआनिन से बनेगा गुआनोसिन, साइटोसिन से बनेगा साइटिडीन। अब ये साइटिडीन और साइटोसिन में डिफरेंस थोड़ा सा आपको माइंड में होना चाहिए। साइटोसिन नाम है सिर्फ नाइट्रोजनस बेस का, आपको जो साइटिडीन नाम है ये पूरे एक नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस शुगर, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। अभी तक हमने फास्फेट नहीं मिलाया इसके साथ। इसी तरह से जो थायमीन है उससे बनेगा थायमिडीन, जब थायमीन मिलेगा आपके डीऑक्सीराइबोस शुगर से। अब आपने जोड़ना है फास्फेट। जब आप जोड़ेंगे फास्फेट ग्रुप मतलब डीऑक्सीराइबोस भी अब आ गया, नाइट्रोजनस बेस भी पहुंच गया और फास्फोरिक एसिड भी आपने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफास्फेट। अगर एक फास्फेट, अगर 2 फास्फेट हैं तो आप डाइफास्फेट, अगर अल्टीमेटली और 3 हैं तो ट्राइफास्फेट। अब यहाँ पे इन चारों टाइप्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि चारों टाइप्स किस तरह से, जो स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों ने याद नहीं करने, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना था जो होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। अब हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे और बनाएंगे अपना डीएनए का मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं। जो भी 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं उनको जोड़ने वाला होता है वहां पे प्रेजेंट फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है, हम देख लेते हैं इसको, ये लिंकेज किस तरह बनता है और क्या होता है। इसी तरह से ये एक और आपके पास है न्यूक्लियोटाइड, हमने इन दोनों को जोड़ना है। ये राइबोस शुगर है इस न्यूक्लियोटाइड का, और इसका कार्बन नंबर 3 यहाँ से रिएक्ट करेगा इस नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप के साथ। ये दोनों OH आपस में रिएक्शन करेंगे और अल्टीमेटली यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन और फिर ये फास्फेट आ जाएगा। ये चीज़ कार्बन ऑक्सीजन और ये फास्फेट, ये बॉन्ड नया बना है यहाँ पे। अब इसको बोलते हैं आप फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब एस्टर का पता है आपको कि कार्बन होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन हो और उसके बाद फिर जो है फास्फेट हो या कार्बन हो अल्टीमेटली, तो ये आपका एक एस्टर लिंकेज बनता है। अगर सिंपली यहाँ पे कार्बन होगा तो आप उसको एस्टर लिंकेज बोलेंगे, अगर यहाँ पे फास्फोरस आ गया तो आप उसको बोलते हैं फास्फो एस्टर लिंकेज। ये एक फास्फो एस्टर लिंकेज डेवलप हो रहा है इस तरह से। अगर आप इस तरफ जाएँ तो यहाँ भी आपको नजर आता है कि कार्बन फिर ऑक्सीजन और फिर फास्फोरस, और ये एक और एस्टर लिंकेज है, फास्फो एस्टर लिंकेज। अब चूंकि यहाँ पे 2 फास्फो एस्टर लिंकेज बन रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के फास्फेट की मदद से 2 एस्टर लिंकेज आपने डेवलप किए हुए हैं। इस मॉलिक्यूल को अब आप नाम देंगे डाई न्यूक्लियोटाइड बिकॉज इट कंटेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। डाई न्यूक्लियोटाइड होगा। डाई न्यूक्लियोटाइड की एक बहुत कॉमन से एग्जांपल है जिसको बोलते हैं NAD मतलब निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसका मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये कोएंजाइम है और ये ऐसे रिएक्शंस में
यूज़ होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन में आप चीज़ों में से ऑक्सीजन ऐड करते हैं, उनमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। रिडक्शन इसकी अपोजिट होती है। ओके, अब अगर इस डाइन्यूक्लियोटाइड के ऊपर यहाँ पे आके एक और न्यूक्लियोटाइड आप जोड़ दें तो उस न्यूक्लियोटाइड और इस डाइन्यूक्लियोटाइड में रिएक्शन होगा यहाँ पे और एक नया फास्फोडाइएस्टर लिंकेज डेवलप होगा और अल्टीमेटली ये बन जाएगा एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड। इसके ऊपर एक और जोड़ देंगे या नीचे से भी आप ला के जोड़ सकते हैं तो ये लंबी चेन बन जाएगी और इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो आपको इस तरह की नजर आएगी। ठीक है, ये आपके सारे नाइट्रोजनस बेस खड़े हुए हैं, ये आपके शुगर्स हैं और ये फास्फेट इन तमाम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़कर एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं। अब इस चेन को आगे हम यूज करके बनाएंगे अपना डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर होने से पहले एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरविंद चेरगॉफ। इसने 1951 के अंदर एक ज़बरदस्त काम किया। उसने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लिया और उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की परसेंटेजेस बताई, जो वैल्यूज़ हैं दीज आर इन परसेंटेजेस बताई। और यहाँ से आइडिया होता है, यहाँ पे ज़रा देख लें आप इसको, मैन के आप एडेनिन की वैल्यू और थायमिन की वैल्यू देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, इसी तरह शीप के ये दोनों वैल्यूज़ कल देखें तो ये भी तकरीबन सेम है, मतलब बहुत क्लोज हैं। वीट की वैल्यूज़ भी राउंड अबाउट सेम है। यीस्ट की वैल्यू भी देखें, एडेनिन की और थायमिन की दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह से गुआनिन और साइटोसिन की वैल्यूज़ भी सेम है सारों में। तो यहाँ से इसने ये कंक्लूजन निकाला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए में एडेनिन की अमाउंट और थायमिन की अमाउंट सेम होती है और गुआनिन की अमाउंट और साइटोसिन की अमाउंट भी सेम होती है। इस बात को अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद काम शुरू हुआ डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले काम स्टार्ट किया मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। इन्होंने काम शुरू किया डीएनए के एक्सरे डायफ्रैक्शन की एक मेथड है। इसमें आप एक्सरेज की मदद से किसी भी चीज़ का इमेज डेवलप करते हैं और इन्होंने इस इमेजेस की मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। लेकिन इसी दौरान में दो साइंटिस्ट जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों कामयाब हो गए डीएनए का स्ट्रक्चर डेवलप करने में और उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। इसकी कुछ फीचर्स हैं मॉडल के, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये पॉइंट है कि इट कंटेन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, इनको आप स्ट्रैंड भी बोलते हैं। एक ये स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, सेकेंड ये कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो करते हैं कॉइलिंग और बनाते हैं डबल हेलिक्स, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रैंड आ रहा है, ये जिसके ऊपर मैं कर्सर फेर रहा हूँ, ये वाला, ये दूसरा सेकंड वाला आपका स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड के दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं और ये कॉइल हुए हैं और बना रहे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरी बात ये कि इनकी कॉइलिंग जो है वो एंटी पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझना है आप लोगों ने। इसको पहले डायग्राम को देख लें। ये आपका राइबोस शुगर है, नज़र आ रहा है। ठीक है, कार्बन नंबर इसकी 1 है, 2, 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 5 है और 5 के साथ लगा हुआ आपका फास्फेट ग्रुप। इसी तरह कार्बन नंबर 3 के ऊपर फिर फास्फेट है, फिर ये 3 के ऊपर फिर फास्फेट है एंड सो ऑन। इस चेन के आखिर में यहाँ पे कार्बन नंबर कौन सा है, ये वाला यहाँ पे जो है इसको कार्बन नंबर 5 बोल रहे हैं। इसके एंड पे यहाँ पे कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 3। तो इसको बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब यहाँ पे 3 एंड पे कार्बन है और यहाँ पे 5 एंड पे कार्बन है। तो इसको ऊपर से नीचे कहेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे से ऊपर कहेंगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये एक स्ट्रैंड हो गया। इसकी हम बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे राइबोस शुगर को आपने उल्टा लटकाया हुआ है। ठीक है, इसका ऑक्सीजन नीचे है, इसका ऑक्सीजन ऊपर है। यहाँ पे 1 है, कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4, यहाँ पे 5 और ये आपका फास्फेट ग्रुप। याद रखें, लास्ट लेक्चर से भी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमेशा अटैच होगा कार्बन नंबर 1 के साथ। मतलब जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है वो कार्बन नंबर 1 है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइटोसिन है तो ये कार्बन नंबर 1 होगा। अब इस ट्रेंड को जरा देखें कि इसके एंड पे कार्बन कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखें तो कार्बन नंबर 3 है और यहाँ पे कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर, यहाँ पे होगा फास्फेट अटैच है, यहाँ पे तो कार्बन नंबर 5 होगा। तो ये होगा आपका ऊपर से नीचे 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मतलब जो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये एंटी पैरेलल है। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बोथ चेन्स। दोनों चेन्स को आपने जोड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं C और G के दरमियान। अब यहाँ पे वो पिछली बात आ गई अरविंद चेरगॉफ की,
तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि गुआनिन हमेशा जुड़ रहा है साइटोसिन के साथ, मतलब जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन, या जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन, बिकॉज इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहे हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और C और G के दरमियान होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, मतलब ये जो एक टर्न है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो एक टर्न है DNA का, इसमें आपके 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं और इस पूरे टर्न की जो लेंथ है वो होती है 34 एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम जो है ये यूनिट है, जिस तरह आपका सेंटीमीटर है या आपके जो है वो मिलीमीटर, उस तरह एंगस्ट्रम भी एक यूनिट है। और अगर आप 1 सेंटीमीटर को 1 मिलियन हिस्सों में, मतलब 10 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो जो उसका एक छोटा सा हिस्सा बनेगा वो एक एंगस्ट्रम कहलाएगा। तो एक जो टर्न है यहाँ पे DNA मॉलिक्यूल का, उसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रम और उसके अंदर मौजूद है 10 बेस पेयर। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स में या 2 बेस पेयर्स में कितना डिस्टेंस है, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? अब अल्टीमेटली पूरे टर्न की लेंथ है 34 एंगस्ट्रम और इसके अंदर टोटल आ रहे हैं आपके 10 बेस पेयर। आपने 34 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, तो ये 34 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा आपका 3.4, मतलब 2 बेस पेयर में 3.4 एंगस्ट्रम यूनिट्स का डिस्टेंस है। इस बात को फॉलो किया है? क्लियर है? गुड। अब ये जो DNA है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी अमाउंट फिक्स होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर DNA की जो अमाउंट है फिक्स क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। यहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर DNA आपने डिस्कस किया हुआ है, कार्प फिश के तौर पे और चिकन बर्ड के तौर पे आपने लिया हुआ है। कार्प किस तरह की होती है आप इसको देख लें, यहाँ पे ये कार्प है। इन दोनों के रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल, किडनी सेल और स्पर्म सेल्स के अंदर आपने DNA की अमाउंट को कंपेयर किया हुआ है और ये जो अमाउंट है ये आप ले रहे हैं पिकोग्राम में, जो कि ग्राम से बहुत छोटा यूनिट है और ये मैस का यूनिट है। तो अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स में दोनों की अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2.3 और इसके 3.3 है। इस तरह से लिवर सेल में 2.4, 3.3। इस एंड वाले को देखें, इट इज़ 1.3 एंड 1.6। 1.3 तकरीबन इनका हाफ बन रहा है बाकी का और 1.6 तकरीबन इनका हाफ बन रहा है। तो स्पर्म सेल जो हैं ये होते हैं आपके गैमीट्स। ठीक है, किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर ये गैमीट सेल्स होते हैं और गैमीट सेल्स में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स बॉडी सेल्स। जर्म सेल्स यही सेल्स होते हैं और आपके जो सोमैटिक सेल्स हैं वो ये बॉडी वाले सेल्स होते हैं। तो जर्म सेल्स ऑलवेज कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ अमाउंट ऑफ DNA एज़ कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स। एक छोटी सी बात और है कि DNA आपके सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर हमने शुरू में भी बात की है। आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं एशेरिया कोलाई, इस तरह का नज़र आता है ये। यहाँ पे इसके अंदर DNA मौजूद है इसका और इसके DNA के एक स्ट्रैंड में 5 मिलियन बेस पेयर, मतलब 5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पूरे DNA को आपने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और उस एक सेगमेंट के अंदर कई 100 बेस पेयर हो सकते हैं और वो एक सेगमेंट जो है वो उसका ताल्लुक किसी एक ख़ास स्ट्रक्चर या किसी एक ख़ास फंक्शन से होगा। उस एक सेगमेंट को आप जीन का नाम बोलेंगे और जीन जो है ये आपके इनहेरिटेंस का यूनिट है, मतलब वालिदैन से बच्चों में जो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें एक करैक्टर लेके जाने के लिए एक जीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जीन एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जब कभी इसका जिक्र आएगा। एशेरिया कोलाई के अंदर 46,83,221 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं और ये जो बेस पेयर्स हैं टोटल ये 4,288 प्रोटीन्स बना रहे हैं। एक और ऑर्गेनिज्म है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, इसका सबसे पहले आपने जीनोम सीक्वेंस किया था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जीन्स हैं उन जीन्स की पोजीशन का पता लगा लेते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी जीन कहाँ पे मौजूद है। तो इस ऑर्गेनिज्म का जीनोम मुकम्मल तौर पे फर्स्ट टाइम सीक्वेंस किया गया था। ये ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह का नज़र आता है आपको, ये डायग्राम में देख लें। ये बैक्टीरिया है बेसिकली, ये इसकी शेप है, इसको हमने कलर किया हुआ ताकि ये नज़र आए। तो 28 जुलाई 1995 में हमने इसका मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस किया हुआ वो पब्लिश कर दिया था। तो ये सारा कुछ था आपका DNA के बारे में। हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा। होप सो कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, आपको समझ आएंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।